नमस्कार दोस्तों, जैनित पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में मैं डॉक्टर जयदीप रावत पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जलवायु विज्ञान के जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, वह है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। देखिए, हमने अभी तक जलवायु के जो विभिन्न घटक हैं, उनके जो विभिन्न टॉपिक हैं, उन पर हमने विस्तृत रूप में उनमें सभी पर चर्चा कर ली है। तो अब हम देखें कि इस आधार पर देखें तो पूरी पृथ्वी पर कहीं पर भी जलवायु संबंधी एक समानताएं नहीं पाई जाती। कहीं पर तापमान की भिन्नता है, कहीं पर वर्षा की भिन्नता है। तो इस आधार पर विद्वानों ने ये प्रयास किया कि हम उन्हें कुछ जलवायु के आधार पर उनका एक वर्गीकरण करें और उन क्षेत्रों को एक कैटेगरी के अंतर्गत सम्मिलित करने का प्रयास करें। स्वाभाविक सी बात है कि जलवायु के बहुत सारे घटक हैं, तो संभव नहीं है कि उन सभी घटकों का प्रयोग इन विद्वानों ने किया होगा। तो जिन विद्वानों ने इन घटकों का प्रयोग करके जलवायु के जो भी घटक हैं और एक जलवायु का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया, उनमें दो नाम हमें सामने प्रस्तुत होते हैं जो कि हमारे सभी प्रकार के सिलेबस में भी दिए हुए हैं। एक है कोपेन और दूसरे हैं थॉर्नथवेट। तो आज की इस क्लास में हम कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसे हम पढ़ रहे हैं। ये जो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, ये बहुत ही सरल है। महत्वपूर्ण रूप में ये लगभग पूरे विश्व में लागू किया जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि इन्होंने कुछ संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग किया है, यहाँ पर हम उन पर सब पे चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि ये जो वर्गीकरण है ये पूरे विश्व स्तर पर किया गया है, इसीलिए मानचित्र के द्वारा हम ये भी देखेंगे कि कौन से प्रकार की जो जलवायु है वो कौन कौन से क्षेत्रों में विशेष रूप में पाई जाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो सर्वप्रथम हम इसके कुछ जो फैक्ट्स हैं या तथ्य हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं कि इन्होंने ये जो अपना वर्गीकरण है ये कब दिया, कैसे दिया, या इनके आधार क्या थे। तो क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि इन्होंने कब दिया, क्या इनमें संशोधन किए और अपना जो वर्गीकरण का आधार किसे बनाया है। तो हम देख सकते हैं कि जो वर्गीकरण का इनका जो आधार है उसके आधार पर यह निर्धारित होगा कि पूरे विश्व में जो जलवायु के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम देखें तो ये एक जो है जर्मन प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी थे और ये जलवायु विज्ञानवेत्ता भी थे। तो आप देख सकते हैं कि ये इनका जो महत्वपूर्ण जो कार्य है वो इसी वजह से ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक वनस्पति विज्ञानी भी थे और एक जलवायु विज्ञानवेत्ता थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, जर्मनी विद्वान थे। तो इन्होंने 1900 में, है ना, सन 1900 में विश्व की जलवायु का वर्णनात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। वर्णनात्मक वर्गीकरण का मतलब यही होता है कि उन्होंने सभी तथ्यों को देखते हुए और पूरे विश्व को किसी न किसी एक क्राइटेरिया में रखते हुए, एक सामान्यीकरण करते हुए, क्योंकि यदि हम देखें तो यदि सामान्य रूप में देखें तो विश्व इतना बड़ा है और कुछ सैकड़ों किलोमीटर पर ही तापमान और जो अन्य घटक हैं जलवायु के उनमें विभिन्नता हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी एक सामान्य करण करते हुए और इन्होंने अपना एक वर्णनात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। एक्चुअल में इनके जो वर्गीकरण का जो आधार है वह था फ्रांसीसी विद्वान थे एक कैंडोल महोदय। उन्होंने 1874 में अर्थात 1874 में विश्व का वनस्पति कटिबंध जो में उन्होंने पूरे विश्व को बांटा था और उसके आधार पर ही इन्होंने अपना जो वर्गीकरण है कोपेन महोदय ने वो प्रस्तुत किया। तो जो कैंडोल महोदय है उन्होंने 1874 में विश्व के पूरे विश्व को कुछ अलग अलग वनस्पति कटिबंधों में बांट दिया। उसके बाद में देखें 1918 में कोपेन ने अपने वर्गीकरण की इस योजना में संशोधन भी किया, परिमार्जन भी किया और देखेंगे महत्वपूर्ण रूप में औसत वार्षिक तापमान एवं औसत वार्षिक वर्षा और उसके ऋत्विक वितरण के आधार पर विश्व की जलवायु का पुनरीक्षित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये दो आधार लिए, एक तो औसत वार्षिक तापमान कि पूरे वर्ष का जो औसत वार्षिक तापमान क्या है और औसत वार्षिक वर्षा। तो आप लोग देखें ये दो जो जलवायु के घटक हैं, वर्षा और तापमान, ये सबसे महत्वपूर्ण हैं
और इन्हीं को ही, क्योंकि जैसे कि हम पूर्व के टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं कि तापमान तो सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तापमान से ही वायुदाब निर्धारित होता है, वायुदाब से के अनुसार ही पवनें चलती हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये वर्षा को निर्धारित करता है। तो आप देखें कि वार्षिक जो तापमान और वर्षा ये सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं, और इन दोनों का ही जो प्रयोग है वो कोपेन महोदय ने किया। तो जो अपने एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कोपेन ने अपने वर्गीकरण के लिए किसको आधार बनाया। जैसे कि मैं पूर्व में भी कई बार ये क्लासेस में बता चुका हूँ कि जब भी हम कोई वर्गीकरण करते हैं तो उसका आधार अवश्य होता है। तो आप देखें कि इन्होंने वार्षिक तापमान और औसत वार्षिक वर्षा और उसके ऋत्विक वितरण का तात्पर्य ये है कि क्योंकि अलग अलग जहाँ पर सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण ऋतुएं बदलती हैं, तो उनमें इनका जो वितरण कैसा होता है, ऋत्विक वितरण। जैसे कि हम एक उदाहरण के लिए भारत में ही देख लें तो भारत के किसी भी एक स्थान पर पूरे सालों भर तापमान एक समान नहीं रहता है, क्योंकि उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण स्वाभाविक सी बात है ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और जो विभिन्न ऋतु जब बदलती हैं तो तापमान और वर्षा में भी, वितरण में भी परिवर्तन आता है। तो उनको भी इन्होंने साथ में ही आधार बनाया। अब इस आधार का उन्होंने क्या वो किया, तो कुछ और तथ्य देखते हैं कि कोपेन ने अपने वर्गीकरण की योजना को फिर पुनः 1931 और 1936 में संशोधित किया। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने कई बार इसमें संशोधन किए। स्वाभाविक सी बात है कि कुछ जो पैरामीटर्स, जो आधार हैं वो तो वही रहे, लेकिन कुछ जो मूल जो कुछ संशोधन थे वो उन्होंने इसमें किए। 1953 में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, गीगर पोही नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने कोपेन के विश्व जलवायु के वर्गीकरण की मौलिक योजना को संशोधित करके वर्गीकरण की नई योजना को प्रकाशित कराया। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने 1936 में अंतिम संशोधन कर दिया, तो बाद में गीगर पोही नाम के विद्वान थे, उन्होंने 1953 में और इसमें जो जन संशोधन की आवश्यकता थी उनको करके और इस योजना को प्रकाशित कराया। ठीक है, अब इनको प्रकाशित कराया जिससे कि पूरी दुनिया के सामने ये वर्गीकरण सही रूप में प्रस्तुत हो सका और इसका उपयोग होने लगा। तो आप देख सकते हैं कि आगे 1953 के बाद में इस कोपेन के जो वर्गीकरण को गीगर पोही वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार ये प्रश्न आ जाता है, बहुत कम किताबों में इसका उल्लेख है कि कोपेन के वर्गीकरण को गीगर पोही वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है। कोई अंतर नहीं है, बस उन्होंने इसके ऊपर वर्क करके आगे और इसे प्रकाशित कराया और आगे उपयोग में लिया। इसी क्रम में देखें तो जो कि हमने बात करी थी कि कोपेन ने और जो केंडोर महोदय के द्वारा जो वनस्पति मंडल प्रस्तुत किए गए थे उनको इन्होंने आधार बनाया। तो इसीलिए देखें कोपेन ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध की पहचान की। जैसा कि मैं पूर्व में ही अभी मुझे बताया कि ये एक वनस्पति शास्त्री और जलवायु वेत्ता दोनों थे। तो इसीलिए इन्होंने देखा कि विश्व में जो वनस्पति का वितरण है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो वनस्पति है वह पूरी तरह से जलवायु से निर्धारित होती है। जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक तापमान और वर्षा, सीधा सीधा घनिष्ठ संबंध है। जिस प्रकार की जलवायु होगी अर्थात जिस प्रकार की तापमान और वर्षा की दशाएं होंगी उसी प्रकार की उस क्षेत्र में वनस्पति निर्धारित होगी। साथ ही उन्होंने तापमान तथा वर्षा के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका वनस्पति के वितरण से संबंध भी स्थापित किया और इन मानों का उपयोग जलवायु के वर्गीकरण के लिए किया। तो आप लोग देखें कि इस उन्होंने जो तापमान और वर्षा के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए, निश्चित मानों का चयन का मतलब यही है कि उन्होंने कुछ जो वर्षा और तापमान के जो निश्चित मात्रा है, हम ये कह सकते हैं, उसको उन्होंने चयन का आधार बनाया। मात्रा का मतलब यही है कि कितनी वर्षा होगी, कितना तापमान होगा, जैसे कि अभी हम आगे वर्गीकरण में भी देख रहे हैं, और उनका वनस्पति के वितरण से संबंध स्थापित किया। कहने का तात्पर्य ये है कि उनका ये है कि जैसे हम उदाहरण के लिए देख लें कि कहीं पर यदि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति होगी, ये इस तरह का उन्होंने एक संबंध उन्होंने बताया और इन मानों का जो उपयोग है वह अपने जलवायु के वर्गीकरण के लिए किया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये कोपेन के जो वर्गीकरण है उसका एक परिचयात्मक रूप है कि इन्होंने कब कब इसमें संशोधन किए, गीगर पोही ने इसको प्रकाशित करवाया और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण रूप में और वनस्पति
के जो मंडल हैं उनको ही अपना एक आधार बनाया। इनके जो वर्गीकरण को महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, इस पर भी हम कुछ विचार करते हैं कि इनका जो वर्गीकरण परिमाणात्मक होने के कारण है ना। ये देखें, परिमाणात्मक का मतलब है कि पूरी तरह से ये और एक तरह से आंकड़ों पर आधारित होने के कारण ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया। और जो हम आंकड़े भी ले रहे हैं, ठीक है ना, तो वे भी बहुत ज़्यादा कोई इस प्रकार के आंकड़े नहीं हैं जो आसानी से उपलब्ध नहीं हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वार्षिक वर्षा और वार्षिक जो तापमान के जो आंकड़े हैं वो बहुत ही सामान्य रूप में उपलब्ध होते हैं किसी भी क्षेत्र के लिए। तो ये इसीलिए ही महत्वपूर्ण माना गया है इस वर्गीकरण को, क्योंकि जलवायु प्रदेशों की सीमाओं के निर्धारण में तापमान तथा वर्षा संबंधी संख्यात्मक मूल्यों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इन्होंने जलवायु के जो प्रदेशों के निर्धारण में तापमान और वर्षा, और जैसे कि अभी पूर्व में हमने चर्चा की कि तापमान और वर्षा के जो आंकड़े हैं वो बहुत ही सरल तरीके से प्राप्त किए जा सकते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं, हम स्वयं उनका भी अंकन कर सकते हैं। तो उनके जो संख्यात्मक जो मूल्य हैं, ठीक है ना, जो कि क्वांटिटी में जो आ रहे हैं, जो एक तरह से अंकगणितीय रूप में हमको जो प्राप्त हो रहे हैं, उनका इन्होंने प्रयोग किया। अब किस प्रकार इन्होंने प्रयोग किया, किस प्रकार के इन्होंने वर्गीकरण दिया, तो उस पर हम चर्चा करें। उससे पहले हमने ये बताया कि कोपेन ने, जो कैंडोल महोदय ने और पूरे विश्व को 1874 में और वनस्पति मंडलों में विभाजित किया था, उन्हीं के आधार पर ही कोपेन ने भी अपने जलवायु प्रदेश बनाए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो कैंडोल जो महोदय थे, उन्होंने 1874 में विश्व को 5 वनस्पति मंडलों में बांटा था। पूरे विश्व को 5 वनस्पति मंडलों का मतलब है कि पूरे विश्व में 5 प्रकार की एक तरह से बड़े बड़े वनस्पति के मंडल हैं जिनकी एक समान विशेषताएं हैं। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो है मेगाथर्मल, दूसरा है ज़ेरोफाइट्स, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल और हेकिस्टोथर्मल। तो यदि हम इनको थोड़ा सा, इनको वनस्पति जो मंडल हैं, इनके जो नाम कैंडोल महोदय ने दिए हैं, यदि हम इनको थोड़ा सा एलोबरेट करके देखें तो मेगाथर्मल का मतलब होता है जहाँ पर जो तापमान है वो बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि तापमान का सीधे सीधे वनस्पतियों पर प्रभाव होगा। जेरोफाइट्स का मतलब है कि तापमान भी हो लेकिन वर्षा नहीं हो, उनको जेरोफाइट्स कहते हैं। मेसोथर्मल थोड़ा तापमान कम, माइक्रो में और कम, और हेकिस्टोथर्मल में बहुत कम तापमान की स्थिति होती है। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो कोपेन महोदय ने भी, देखें, इन 5 वनस्पति मंडलों के आधार पर ही विश्व की जलवायु को भी 5 प्रमुख समूहों में विभक्त किया है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी और 5 प्रमुख समूहों में इनको विभक्त किया है। इनमें से 4 तापमान पर आधारित हैं, जैसे कि आप कैंडोल महोदय के में भी देख पा रहे होंगे। 4 जो हैं वो मेगाथर्मल, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल और हेकिस्टोथर्मल, ये 4 तापमान पर आधारित हैं। और जो ज़ेरोफाइट्स है, मैंने बताया ये वर्षा पर आधारित होता है, ठीक है, तो ये एक वर्षण पर आधारित है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कोपेन महोदय ने अपने वर्गीकरण में, जलवायु के वर्गीकरण में, और पूरे विश्व की जलवायु को कैंडोल महोदय के वनस्पति मंडलों के आधार पर 5 प्रमुख समूहों में विभक्त किया। अब वो 5 समूह कौन से हैं, तो हम वो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो देखें, सबसे महत्वपूर्ण रूप में ये 5 आपके सामने प्रस्तुत है। इनकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है ना, कैसे हम उनका निर्धारण करेंगे, सभी कुछ इसमें दे रखा है। तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखें समूह, यहाँ पर देखें ये समूह है और उधर दे रखे हैं आपको लक्षण। तो देखें इस तरह से समूह और लक्षण की यदि हम बात करें तो देखें, कोपेन महोदय ने जब अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया तो इन्होंने जो सभी प्रकार की जलवायु के लिए, कि यदि उसमें जो ये बता रहे हैं कि कौन से लक्षण मिलेंगे, यदि उस प्रकार के लक्षण किसी भी क्षेत्र में मिल रहे हैं तो उन्होंने उसको एक अलग प्रकार की जलवायु का नाम दिया। और चूंकि इन सभी जलवायुओं को हम बृहद रूप में याद नहीं रख सकते हैं, इसीलिए उन्होंने उनके कुछ संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग किया। ज़्यादातर इन संक्षिप्त जो शब्द हैं, जिनको हम एब्रीविएशंस भी कहते हैं, इनका ही प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखें आप लोग ए समूह, कैपिटल ए, देखें इनको इसी रूप में जिस तरह से कोपेन महोदय ने ये एब्रीविएशंस प्रयोग में लिए, पूरे विश्व में किसी भी क्षेत्र की जलवायु के निर्धारण के लिए इन एब्रीविएशंस का प्रयोग बिल्कुल इसी प्रकार से किया जाता है।
इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। तो सबसे पहले देखें हम ए जलवायु। ए जलवायु कौन सी जलवायु है? इसका नाम है शीत ऋतु रहित उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, शीत ऋतु रहित है, अर्थात यहाँ शीत ऋतु नहीं होती है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो इस प्रकार की जो जलवायु होगी उसे हम ए जलवायु कहते हैं। और इसका निर्धारण कैसे करेंगे कि सबसे ठंडे महीने का भी तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा, वह ए प्रकार की जलवायु कहलाएगी। ये कोपेन महोदय कह रहे हैं कि सबसे ठंडे महीने का मतलब किसी भी कोई भी क्षेत्र जहाँ पर भी हम इसे लागू कर रहे हैं या पूरे पृथ्वी पर लागू कर रहे हैं, विश्व के ऊपर लागू कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर भी सबसे जो ठंडा महीना होगा उस क्षेत्र का पूरे 12 महीनों में उसका भी औसत जो तापमान वह 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा, तो वह ए जलवायु कहलाएगी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो तापमान है वह बहुत ही आसान है इसके आंकड़े प्राप्त करना, और वो भी मंथ के आधार पर, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो हम तुरंत देख करके बता देंगे कि उस क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार की होगी। दूसरा प्रकार है, तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे कि हमने कहा कि ये जो 5 समूह इनमें 4 तापमान पर आधारित हैं, 1 वर्षण पर आधारित हैं, तो आप लोग पहला वाला देख सकते हैं कि ये तापमान पर आधारित है। अब हम देखते हैं दूसरी जलवायु जिसको इन्होंने एब्रीविएशन दिया है बी। तो आप देख सकते हैं ये है बी, और इसको इन्होंने नाम दिया है शुष्क जलवायु। ठीक है, शुष्क और आर्द्र जो शब्द हैं, स्वाभाविक सी बात है ये वर्षा या वर्षण से संबंधित हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि हम इसको कैसे पहचानें कि वह क्षेत्र जहाँ वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है। देखिए, हम वर्षण की यदि बात करें, या वर्षा शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम वर्षण का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात किसी भी रूप में जो संघनन के जो रूप हैं वे जब पृथ्वी के धरातल पर आते हैं तो उन्हें हम वर्षण कहते हैं। अब वो जल की बूंदों के रूप में हो सकता है जिससे हम वर्षा कह सकते हैं, वे आपके बर्फ़ के कणों के रूप में हो सकता है जिसे हम स्नोफॉल कहते हैं या हिमपात कहते हैं। तो वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो कोहरे के रूप में हो सकता है, वो ओस के रूप में हो सकता है, वो पाले के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में, तो उसे हम वर्षण कहते हैं। क्योंकि यदि हम देखें कि जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है वो जल की बूंदों के रूप में नहीं होता बल्कि बर्फ़ के कणों के रूप में होता है जिसे हिमपात कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन सबको सम्मिलित रूप को हम वर्षण कहते हैं, इंग्लिश में प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक हो, अर्थात इनमें से जो जितने भी रूप हमने बताए उनके द्वारा जो प्राप्त हमको आर्द्रता है वह वाष्पीकरण उससे अधिक हो जाता है। तो ऐसी जलवायु को हम बी जलवायु अर्थात शुष्क जलवायु कहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये वर्षण या वर्षा पर आधारित है। तीसरा जो हमारा वर्गीकरण में जो समूह है, कोपेन के वर्गीकरण समूह में, आप लोग देखें यहाँ पर स्लाइड में, वह है अब सी। सी की बात करें तो इसको नाम दिया है इन्होंने मध्य अक्षांशीय उष्ण आर्द्र समशीतोष्ण जलवायु। ये इन्होंने नाम दिया है कि इसका नाम है मध्य अक्षांशीय उष्णार्द्र समशीतोष्ण जलवायु, अर्थात ये शीतोष्ण जलवायु है। अब इसको हम कैसे तापमान के आधार पर इसका एक मानक निर्धारित करें, तो उनके लिए उन्होंने मानक निर्धारित किया है कि जो सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 13 डिग्री से कम होना चाहिए परंतु -3 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तो ये इन्होंने एक क्राइटेरिया बना दिया कि यदि कोई स्थान है जिसका सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 13 डिग्री से कम है परंतु -3 डिग्री से अधिक है, तो उसे हम सी जलवायु के अंतर्गत रखेंगे। ये इन्होंने बता दिया। चौथा समूह देखें जिसको हम डी एब्रीविएशन से यूज में लेते हैं, तो ये है आपका मध्य अक्षांशीय शीत आर्द्र जलवायु। तो देखें ये जलवायु भी जो मध्य अक्षांशीय नाम दिया गया है, लेकिन ये शीत आर्द्र है कि यहाँ पर तापमान और भी कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा भी है, देखें इसका जो क्राइटेरिया वह है सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री से भी कम होगा परंतु उष्णतम महीने का जो उसका सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होना चाहिए। तो उसे हम डी जलवायु कहेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि यदि -3 से भी यदि सबसे ठंडे महीने का तापमान हो गया तो उसे हम डी जलवायु कहेंगे। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि जो ग्रीष्म ऋतु का जो तापमान है, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में जो सबसे गर्म महीना होगा उसका तापमान
10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया जो हैं ये आपको याद रखने हैं। बहुत सरल है, ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल हम इसको एलोबरेट करके पढ़ रहे हैं। उसके बाद में देखें ई जलवायु। ई जलवायु की यदि बात करें तो इसका नाम दिया गया है ध्रुवीय जलवायु, और इसका जो इन्होंने क्राइटेरिया बनाया है कि वह है उष्णतम महीने, अर्थात जो सबसे गर्म महीना होगा उसका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होना चाहिए। क्योंकि देखें यदि 10 डिग्री से अधिक होगा तो वो डी में आ जाएगा। तो इसीलिए बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं इस पृथ्वी के ऊपर जहाँ पर सबसे गर्म महीने का जो तापमान है वह 10 डिग्री से भी कम पाया जाता है। तो ऐसे जो समूह हैं उनको हम ई जलवायु के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि कोपेन महोदय ने पूरे विश्व की जो जलवायु है उनको 5 समूहों में बांटा है, ए, बी, सी, डी और ई। इनके क्राइटेरिया आपको दे रखे हैं। ज़्यादा 4 जो हैं वो तापमान पर आधारित हैं और 1 जो है वे आपको वर्षण या वर्षा पर आधारित है। अब हम देखते हैं कोपेन के। अब देखें ए जलवायु जो है वो 18 डिग्री से जो सेंटीग्रेड अधिक तापमान वाले क्षेत्र हैं वहाँ मिलेगी, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आप देखें कि पृथ्वी पर कोई दूसरे कारक भी साथ में काम कर सकते हैं। 18 डिग्री टेम्परेचर तो है, लेकिन वर्षा या दूसरे या वर्षा का जो ऋत्विक जो वितरण है वह भिन्न हो सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार की ये स्थिति रहेगी कि हम यहाँ पर ये देखें कि इसके लिए उन्होंने कुछ जो स्मॉल जो लेटर्स हैं उनका भी इन्होंने प्रयोग किया है। अब वो स्मॉल लेटर्स क्या हैं? जैसे कि मान लो कोई ए प्रकार की जलवायु है जहाँ पर पूरे सालों भर जो तापमान है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है औसत रूप में, लेकिन वहाँ पर हो सकता है कि पूरे साल भर ही वर्षा हो रही हो। लेकिन कोई दूसरा एक ऐसा स्थान है कि वहाँ पर भी 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर कोई एक निश्चित 2 या 3 महीनों में वर्षा हो रही हो। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक तथ्य में तो वो दोनों सेम हैं, वो ये है कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है उसके आधार पर वो दोनों ए जलवायु में है। लेकिन जैसे ही हमने वर्षा की बात करी कहीं ना कहीं उनमें भिन्नता आ गई। तो इसके लिए जो कोपेन महोदय हैं उन्होंने अपने जलवायु जो वर्गीकरण की योजना में विशिष्ट अर्थों के लिए कुछ अन्य वर्णों का भी प्रयोग किया है। तो ये जो वर्ण हैं इनको हम किसी के भी साथ में प्रयोग में ले सकते हैं। तो इनका मतलब क्या है या क्या है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं और फिर इनके आधार पर कोपेन महोदय ने कौन कौन से जलवायु के जो प्रकार बनाए हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखें स्मॉल एफ प्रयोग में लिया है। स्मॉल एफ की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसका मतलब होता है वर्ष भर वर्षा, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहाँ पूरे सालों भर वर्षा हो रही है उन्हें हम एफ से व्यक्त करते हैं। उसके बाद में है आपका स्मॉल एम। ध्यान से देखें आप स्मॉल एम, इसका मतलब होता है मानसूनी जलवायु और लघु शुष्क मौसम, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहाँ पर छोटा शुष्क मौसम का काल होता है और मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उसके बाद में देखें स्मॉल एस की यदि बात करें तो इसका मतलब होता है ग्रीष्म काल शुष्क है। ग्रीष्मकाल शुष्क का मतलब यही है कि जो वर्षा है वह शीतकाल में होगी, है ना। इसका जो हम मतलब है वो हमको विपरीत समझना है। ग्रीष्मकाल शुष्क का मतलब है कि जो वर्षा है वो ग्रीष्मकाल में नहीं होगी, शुष्क रहेगा। समर ड्राई कहते हैं इसको इंग्लिश में, इसलिए एस से आप लोग याद रखेंगे। और जो वर्षा है वह कब होगी? ग्रीष्मकाल के भिन्न किसी दूसरी ऋतु में होगी, तो ज़्यादातर वह शीतकाल में ही होती है। और फिर यदि कैपिटल एस, देखो बहुत ही इनके जो एब्रीविएशंस हैं इनको कभी भी मैंने जैसे कि पूर्व में बताया इनका मतलब जो है वो पूरे विश्व में एक समान ही इनका प्रयोग किया जाता है। तो यदि कैपिटल एस की यदि हम बात करें तो इसका मतलब होता है अर्धशुष्क या स्टेपी जलवायु। तो इस तरह से हमको ये जो एब्रीविएशंस हैं इनके भी हमको ये याद रखने हैं कि इनका मतलब क्या है। फिर हम इनसे जलवायु प्रकार बनाएंगे, अभी कुछ और भी हैं। फिर उसके बाद में देखें स्मॉल डब्ल्यू की यदि हम बात करें तो इसका मतलब होता है शीतकाल शुष्क। तो आप लोग देख सकते हैं इसका मतलब है विंटर ड्राई, इसीलिए डब्ल्यू स्मॉल वर्ड यूज़ किया गया है। और विंटर ड्राई का मतलब यही है कि जो वर्षा है वह ग्रीष्मकाल में होगी। उसके बाद में देखें कैपिटल डब्ल्यू का मतलब बड़ा वाला जो डब्ल्यू होता है,
इसका मतलब होता है शुष्क जलवायु अर्थात पूरी तरह से मरुस्थलीय जलवायु। उसके बाद में देखें हम स्मॉल जो है एच बात करें, जिसको हम हॉट भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है गर्म। गर्म का मतलब है औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। उसके बाद में देखें तो टी, कैपिटल टी, इसको हम टुंड्रा कहते हैं, टुंड्रा क्षेत्र, टुंड्रा जलवायु। उसके बाद में स्मॉल के की यदि बात करें तो इसका मतलब है शीत अर्थात औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम जहाँ पर रहेगा। और फिर है आपका कैपिटल एफ, है ना, ये देख सकते हैं इन सबको, कैपिटल एफ। हमने स्मॉल एफ भी देखा था। स्मॉल एफ का मतलब आप लोग पुनः देखें, आपको ये बिल्कुल ये याद हो जाएंगे इस तरह से। स्मॉल एफ का मतलब होता है वर्षभर वर्षा, लेकिन यदि वो कैपिटल एफ बन जाए तो इसका मतलब होता है सतत हिमाच्छादित। सतत हिमाच्छादित का मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हमेशा ही हिमावरण पाया जाता है, अर्थात ऐसे क्षेत्र पूरे सालों भर बर्फ से ढके हुए रहते हैं। तो देखें इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोपेन जो महोदय हैं उन्होंने अपना जो वर्गीकरण दिया उसमें 5 समूह बनाए, ए बी सी डी और ई। इस तरह से इन्होंने 5 समूह बनाए और आप देख सकते हैं कि इन 5 समूहों के बाद में इन्होंने कुछ और स्मॉल जो अन्य एब्रीविएशंस का प्रयोग किया। अब हम वो जो दूसरे इन्होंने एब्रीविएशंस सेकंड, मतलब ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी जो कैपिटल हैं वो सबसे नंबर 1 के लेटर्स यूज़ में लिए, फिर नंबर 2 पर उन्होंने वर्गीकरण में स्मॉल या दूसरे प्रकार के जो लेटर्स यूज़ में लिए, तो उनसे मिला करके इन्होंने कुछ विश्व की जलवायु निर्धारित की। तो सबसे पहले हम उनके अंतर्गत कौन कौन सी जलवायु के जो प्रकार निर्धारित हुए हैं उन दूसरे प्रकार के एब्रीविएशंस का प्रयोग करके हम उन पर चर्चा करते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं ए जलवायु। देखिए आपको याद रखना है कि जो ए जलवायु है वे हमने बताया था कि ए जो जलवायु होगी वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो औसत तापमान है वह होना चाहिए। तो इसका मतलब ये विश्व में हम जितनी भी बात कर रहे हैं इनके प्रकारों की, ये वे क्षेत्र हैं जहाँ पर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है। अब उनमें जो दूसरी और जो विशेषताएं हैं वर्षा की, उनके आधार पर आप लोग देखें ये 4 प्रकार निर्धारित हुए हैं ए जलवायु के क्षेत्रों में। तो आप देखें पहला है आपका ए एफ। ए वाली विशेषता वही रहेगी, एफ आने से क्या हो गया, एफ का मतलब हमने बताया ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है और कोई भी शुष्क ऋतु नहीं है, अर्थात पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के धरातल के ऊपर ऐसे क्षेत्र जिनका तापमान औसत रूप में और 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है पूरे सालों भर या औसत रूप में, और वहाँ पर पूरे सालों भर वर्ष भर वर्षा होती है, तो ऐसे क्षेत्रों को हम ए एफ जलवायु में शामिल करेंगे। उसी प्रकार से यदि हम देखें तो दूसरा है हमारा ए डब्ल्यू। ए डब्ल्यू की यदि हम बात करें तो इसका मतलब होगा शीतकाल शुष्क। ठीक है, तो ए जलवायु के अंतर्गत ही ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में होती है अर्थात शीतकाल शुष्क होता है, उन्हें हम ए डब्ल्यू जलवायु के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा आप लोग देखें वह है ए एम। ए एम का मतलब जैसे मैंने बताया, एम का मतलब मानसूनी है, अर्थात ए जलवायु के अंतर्गत ही ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है, अर्थात मानसून की पवनों के द्वारा वर्षा होती है और लघु शुष्क ऋतु होती है, शुष्क ऋतु छोटी होती है, उन्हें हम ए जलवायु के अंतर्गत रखते हैं, ए एम। उसके बाद में है ए एस जलवायु। एस का मतलब हमने पढ़ा था कि समर ड्राई होता है, अर्थात जो वर्षा है वह शीत ऋतु में होगी। तो यहाँ लिखा भी है, आप लोग देखें कि शुष्क ग्रीष्म ऋतु, अर्थात जो वर्षा है वह शीतकाल में होती है। तो देखें इस प्रकार की जो जलवायु है यह बहुत कम पाई जाती है पृथ्वी के धरातल के ऊपर। कोपेन महोदय ने इस प्रकार की जो जलवायु को कहीं पर भी आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये 4 प्रकार की जो जलवायु हैं वो ए जो समूह है हमारा उसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। अब हम बी समूह की बात करें तो जैसे कि हम देख चुके हैं कि जो बी समूह है उसके अंतर्गत हमने जो आधार लिया बी समूह के अंतर्गत वह था हमारा वर्षण।
उसमें तापमान का वो नहीं था, लेकिन उल्ट देखें हम कि वर्षण के बाद में तापमान में भिन्नता हो सकती है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं बहुत से जो ठंडे क्षेत्र हों, उसके बावजूद भी वहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा हो और वर्षण कम हो। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि जो ए जलवायु है, इसमें हमने मुख्य जो आधार बनाया पहले तापमान को, और फिर वर्षा के आधार पर उनके 4 प्रकार कर दिए एक तरह से। अब हम बी जलवायु है, इसमें उल्टा करेंगे कि हम पहले वर्षण के आधार पर हमने बी जलवायु बनाई, और फिर जो तापमान के आधार पर हमने इनके कुछ विभाजन कर दिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि बी जो जलवायु है ये भी मुख्य रूप से 4 प्रकारों में विभाजित की जाती है। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, तो बी जलवायु के 4 प्रकार कौन से हैं, कौन कौन से एब्रीविएशंस यूज में लिए हैं, तो इन सब एब्रीविएशंस की चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। अब उनके सम्मिलित रूप से कौन सी जलवायु बन रही है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखें BWH। W कैपिटल है, H स्मॉल है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। तो इसका जो एब्रीविएशन है वह है BWH। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। B का मतलब वही वाष्पीकरण वाला है, तो इसलिए B आया। W का मतलब हमने ये पढ़ा था कि जो पूरी तरह से मरुस्थलीय होगा, ठीक है, जहाँ पर बहुत कम वर्षा होगी, उनको W से डिनोट किया। और H का मतलब होता है हॉट, कि ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पर औसत वार्षिक जो तापमान है वह 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा, तो उन्हें हम BWH कहते हैं। दूसरे प्रकार की आपकी BSH, ठीक है। BSH की यदि हम बात करें तो ये B के अंतर्गत ही S का मतलब हमने बताया था स्टेपी जलवायु, या जिसको हम अर्धशुष्क भी कहते हैं, कि यहाँ पर थोड़ी जो वर्षा है या वर्षण है वह पूर्व वाले की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होगा, तो ऐसे क्षेत्र को हम स्टेपी जलवायु कहते हैं। और H का मतलब वही है कि ये गर्म क्षेत्रों में होगी, अर्थात इनको एक तरह से हम गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो इसका जो मतलब हुआ वह हुआ उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। अब है आपका BWK की यदि हम बात करें तो देखें मध्य अक्षांशीय ये शीत मरुस्थलीय जलवायु है। यहाँ पर W का मतलब पूरी तरह से मरुस्थलीय है, और K का तात्पर्य ये है कि वे क्षेत्र हैं जो ठंडे क्षेत्र हैं, अर्थात जिनका औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, उन्हें हम BWK कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मध्य अक्षांशीय शीत मरुस्थलीय जलवायु कहते हैं इसको हम। औसत वार्षिक तापमान जो है वह 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। उसके बाद में देखें BSK जलवायु। BSK ये मध्य अक्षांशीय शीत स्टेपी जलवायु है, जहाँ पर ठंडी जलवायु है लेकिन अर्धशुष्क रूप में मिलती है, और जो औसत वार्षिक जो तापमान है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की जो स्थिति है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से भी कम ये तापमान पाया जाता है, तो उनको हम BSK कहेंगे, कि जहाँ पर जो स्टेपी जलवायु के क्षेत्र है लेकिन तापमान अर्थात ठंडे जो क्षेत्र हैं जहाँ पर तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम मिल रहा है, उनको हम इस प्रकार से 4 प्रकारों में बांटते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो B जलवायु है उसके हमने शुष्क और अर्धशुष्क प्लस तापमान के आधार पर, तापमान का मतलब गर्म और ठंडे के आधार पर, इस प्रकार से 4 प्रकार निर्धारित होते हैं। अर्थात B जलवायु के अंतर्गत ये 4 प्रकार की जो जलवायु हैं वे पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से देखिए, अब हमारे 2 जो महत्वपूर्ण समूह हैं ये हो चुके हैं। अब तीसरा जो समूह है वह था C जलवायु। आप लोग देखें C जलवायु को हमने मध्य अक्षांशीय उष्ण आर्द्र जलवायु कहा था। तापमान की जो स्थिति है वो मध्यम रहती है। तो इसमें भी हमने 3 जो महत्वपूर्ण कोपेन महोदय ने और इनका जो प्रकार किए हैं C जलवायु के अंतर्गत आइडेंटिफाई किए हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है CF का मतलब वही है कि C जो जलवायु के क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्ष भर वर्षा होती है उन्हें हम CF कहते हैं। उसके बाद में है CW। ये कोई अब अलग से नए एब्रीविएशंस प्रयोग में नहीं लिए जा रहे, उनसे मिलकर ही ये बन रहे हैं। CW का मतलब है कि C जलवायु के अंतर्गत ही ऐसे क्षेत्र जिनमें विंटर ड्राई होंगे, अर्थात शीतकाल शुष्क होगा और वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होगी। इसी प्रकार से यदि हम देखें C जलवायु के अंतर्गत ही CS
जलवायु जिसमें जो है वो ग्रीष्मकाल शुष्क होता है, अर्थात समर ड्राई है, ठीक है, और वर्षा जो है वो शीतकाल के अंतर्गत होती है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो सी जलवायु है उसके अंतर्गत भी, और हम इस प्रकार से 3 जो जलवायु के जो प्रकारों का निर्धारण किया गया है। तो सी के अंदर भी 3 हो गए। बाकी उसके बाद में देखें डी जलवायु। डी जलवायु जैसा कि हमने बताया कि ये भी मध्य अक्षांशों में, लेकिन ये बहुत ही शीत आर्द्र जलवायु होती है, ठीक है, बहुत ही ठंडे यहाँ पर क्षेत्र हैं, तापमान बहुत कम पाए जाते हैं। तो उस तरह से देखें तो इसके अंदर हमको 2 प्रकार निर्धारित किए गए हैं डी जलवायु के अंतर्गत। आप देख सकते हैं एक तो है डी एफ। डी एफ का मतलब है शुष्क ऋतु नहीं होती है, लगभग इन क्षेत्रों में पूरे सालों भर किसी भी रूप में वर्षण प्राप्त होता ही रहता है। और उसके बाद में है डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू की बात करें तो शीतकाल शुष्क होता है, अर्थात विंटर ड्राई होते हैं, और जो वर्षण है वह ग्रीष्मकाल में होता है। तो इस तरह से देखें कि इसके अंतर्गत 2 ही हमने प्रकार जो हैं वो निर्धारित किए हैं डी के अंदर, एक डी एफ और एक डी डब्ल्यू। तो आप इस प्रकार देख पा रहे होंगे कि यदि इसको हम सही तरीके से पढ़ें इस टॉपिक को, तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस उन एब्रीविएशंस को जोड़ करके और हमने बनाया है, क्योंकि एक एब्रीविएशन का जो मतलब है वो हमेशा वो हम किसी भी प्रमुख समूह के साथ जोड़ें उसका मतलब वही रहेगा, कुछ भी अंतर नहीं आएगा, उसकी विशेषता वही रहेगी। और सबसे यदि हम अंत में देखें उसके बाद में यदि हम ई और ई जलवायु की बात करें तो इसके अंतर्गत भी 2 प्रकार की जो जलवायु हैं उनका निर्धारण हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि ई और ई के साथ में भी 2 प्रकार की जलवायु बन जाती हैं। जो हमने ई देखा था कि इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि ई के साथ में ई एफ, ये देखें इसके साथ में हम बना देते हैं, इसके साथ में ई के साथ में मतलब बनाएंगे तो हम ई टी होता है एक, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों में जो टुंड्रा क्षेत्र हैं जो कि 60-65 डिग्री अक्षांशों के पास में पाए जाते हैं, और एक इस एफ के साथ में मिलकर के बनता है ई एफ, अर्थात ये वो ध्रुवीय क्षेत्र हैं जो बिल्कुल ध्रुवों के नज़दीक पाए जाते हैं, जहाँ पर पूरे सालों भर और जो तापमान हैं वो 0 से भी नीचे रहते हैं और पूरे सालों भर हिमाच्छादित रहते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो जो ई जलवायु है उसके भी हम 2 प्रकार कर देते हैं। ई जलवायु के प्रकार की भी, अर्थात ध्रुवीय जलवायु के भी 2 प्रकार हो जाते हैं, ई टी और दूसरा होता है ई एफ। तो इस प्रकार से देखें कि हमारे जो प्रमुख समूह हैं 5 समूह, उनके हमने किसी न किसी आधार पर और उनके भी हमने दूसरे प्रकार के एब्रीविएशंस का प्रयोग करके, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, उनका प्रयोग करके और हमने उनको भी कई प्रकारों में विभाजित कर दिया है। अब आप लोग देखें आपके समक्ष यहाँ पर एक विश्व का मानचित्र है। उन एब्रीविएशंस के द्वारा जो जलवायु प्रकार निर्धारित हुए उनमें से हम कुछ जो हमारे चर्चित स्थान हैं उनको हम यहाँ पर पहचान लेते हैं, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में कोपेन के अनुसार ही फिर जो सामान्य विश्व के जो जलवायु प्रदेश बनाए गए हैं आप लोग देखें उनमें कोपेन के ही एब्रीविएशंस का प्रयोग किया गया है, उनके ही जो आपके संक्षिप्त रूप है उनका प्रयोग किया गया है, उनके विशेषताओं का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम पहले मैप में देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो है उनको यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से हैं। तो आप लोग देखें सर्वप्रथम यदि हम देखें यहाँ आप लोग देखें तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं। आप लोग देखें आगे 0 डिग्री बनी हुई है, और सभी अक्षांशों में आप देख पा रहे होंगे, ये आप सभी महाद्वीपों में आप देख पा रहे हैं, अफ्रीका में देखा है, ये यहाँ पर आप लोग देखें दक्षिणी अमेरिका में देखें, इस प्रकार से आप दक्षिण पूर्वी एशिया में देखें तो सब जगह पर एफ मिल रही है। तो आप लोग देखें भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं, ए का मतलब 18 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान ज़्यादा मिलते हैं, और एफ स्मॉल जो हमने एफ लिया था उसका मतलब लिया था कि यहाँ पर जो वर्षा है वो सालों भर होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर जो मानचित्र है, इसमें सभी प्रकार की जो जलवायु हमने अभी जो निर्धारित की हैं, जलवायु के प्रकार निर्धारित किए, वो किसी भी समूह का हो वो सभी इसके अंदर बनी हुई हैं। और भी हम पहचान लेते हैं, जैसे कि हमने AW जलवायु बताई थी, आप लोग देखें कि ये उष्ण कटिबंध में ही 18 डिग्री से जहाँ सेंटीग्रेड तापमान अधिक होते हैं वहाँ पर होती है, और W का मतलब होता है कि विंटर ड्राई होते हैं, अर्थात यहाँ वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो आप लोग देखें ये AW प्रकार की आप जलवायु अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में, है ना, इस तरह से आप लोग देखें तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया में, भारत में
भारत को, जो दक्षिण भारत है वहाँ पर AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इस कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर हम भारत के भी जलवायु प्रदेशों को हम भारत के भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। उस प्रकार से यदि हम देखें तो हमने AM जलवायु बताई थी जहाँ मानसूनी क्षेत्र हैं, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं भारत के क्षेत्रों में, ये देखें AM दक्षिण पूर्वी एशिया में। इस प्रकार से हमने B जलवायु के अंतर्गत बताई थी, आप लोग देखें मरुस्थलीय है ना, गर्म मरुस्थलों में आप लोग देखें ये सहारा मरुस्थल है जहाँ पर लिखा हुआ है BWH। B का मतलब शुष्क जलवायु, W का मतलब पूरी तरह से मरुस्थलीय और H का मतलब जहाँ तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक रहते हैं। तो ये देखें इस तरह से इन सभी जो एब्रीविएशंस जो अभी हमने पढ़े हैं उन सबको हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आप लोग देखें यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था ET, ये देखें ET, और ये ध्रुवीय क्षेत्रों में जो टुंड्रा जलवायु के जो क्षेत्र हैं, याद करें आप लोग, हमने तापमान वाले चैप्टर में और टुंड्रा क्षेत्र पढ़े थे, और टुंड्रा क्षेत्र के अंतर्गत हमने बताया था कि 60-65 डिग्री के आसपास जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जो तापमान है वो ग्रीष्म ऋतु में 10 डिग्री 0 से 10 के बीच में हो जाता है, तो ऐसे क्षेत्रों को हम टुंड्रा के अंतर्गत रख लेते हैं। उसके बाद में देखें कुछ और जो महत्वपूर्ण जो जलवायु हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर CS लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे ये CS जलवायु है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। और CS के लिए बताया था कि मध्य अक्षांशों के क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्र जहाँ पर और वर्षा जो है वो शीतकाल में होती है उनको हम CS जलवायु कहते हैं। तो ये बहुत ही चर्चित एक जलवायु है जिसके क्षेत्र और इनकी और जो अन्य विशेषताएं उनको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम केवल उनके जो वर्गीकरण है किस प्रकार से किया गया उन पर हम फोकस कर रहे हैं। उसी प्रकार से देखें तो BWH के साथ ही हमने पढ़ा था BSH में हमने बस एक अंतर ये पढ़ा था कि यहाँ पर पूरी तरह से मरुस्थलीय दशाएं नहीं होती बल्कि अर्धशुष्क दशाएं होती हैं। तो आप लोग देखें कि अफ्रीका का जो दक्षिण वाला जो भाग है जहाँ पर कालाहारी मरुस्थल है, नामिब मरुस्थल है, तो आप लोग देख सकते हैं वो BSH के अंतर्गत आ रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति है। उसी प्रकार से आप लोग देखें कि जो एशिया का जो भाग है, जिसको चाइना का जो उत्तरी भाग है जहाँ पर मंगोलिया का डेजर्ट है या तुर्किस्तान के जो डेजर्ट है, तो यहाँ पर आप एब्रीविएशन देख सकते हैं, दोनों प्रकार के मिलेंगे आपको, BSK और BWK। तो S और W हम पढ़ चुके हैं, K का मतलब है ठंडे क्षेत्र। तो आप लोग देखें ठंडे मरुस्थल है, पूरी तरह से यदि वो मरुस्थल है तो वह BWK है, और अर्धशुष्क है तो वह BSK है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो जितने भी हमारे जो जलवायु जो प्रकार हैं वो इस मैप के अंतर्गत बने हुए हैं, विस्तृत रूप में बने हुए हैं। लेकिन हम इनकी जो किसी भी क्षेत्र की उन विशेषताओं के आधार पर यदि हमें ये याद हो कि इन जो जलवायु प्रकार हैं उनका क्राइटेरिया क्या है, तो उस किसी भी क्षेत्र की जलवायु के आंकड़ों को देख करके हम तुरंत बता सकते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोपेन महोदय ने इतना सरल ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अब कोपेन महोदय के सामने एक और समस्या थी कि जब हम विश्व के और बहुत गहराई में जो क्षेत्र हैं, गहराई का तात्पर्य ये है कि जब छोटे छोटे क्षेत्रों का वर्गीकरण प्रस्तुत करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर स्थानीय रूप में कुछ और जो जलवायु के जो घटक हैं उनमें भिन्नता मिल सकती है। तो इसके लिए उन्होंने तीसरी कैटेगरी के, देखें पहली कैटेगरी में उन्होंने ABCDE कैपिटल लेटर्स यूज़ लिए थे 5। उसके बाद में हमने कुछ और लेटर्स मैंने आपको बताए अभी, जिसमें हमने स्मॉल f भी लिया, कैपिटल F भी लिया, W स्मॉल भी लिया, कैपिटल भी लिया, H भी कैपिटल और स्मॉल लिए। तो उनके अलावा इन्होंने तीसरी कैटेगरी के और कुछ एब्रीविएशंस का प्रयोग किया, और उनका जो प्रयोग है वो इसी प्रकार के जो अभी हमने वर्गीकरण पढ़े थे उनमें से कोई भी एक और अन्य विशेषता आ जाएगी तो उसके साथ में उसको हम जोड़ देंगे। तो वो एब्रीविएशंस क्या हैं तो उनको हम यहाँ पर अभी देख लेते हैं। कोई कौन कौन से एब्रीविएशन है आपको ये याद भी रखने हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने ऐसा अन्य बारीकियां लाने के लिए कुछ अन्य अक्षरों का भी प्रयोग किया, बारीकी लाने के लिए कि मतलब और हमारा जो वर्गीकरण है वो बहुत तथ्यपूर्ण हो सके और उसे हम विश्व के किसी छोटे से छोटे भाग पर भी लागू कर सकें। तो आप लोग देखें कि इस तरह से अब उन्होंने कौन कौन से जो तीसरी कैटेगरी के एब्रीविएशंस यूज़ में लिए उनको हम यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे एब्रीविएशन जो A जलवायु में प्रयुक्त किए जाते हैं ज़्यादातर, तो वे कौन कौन से हैं। सबसे पहले है आपका W, और ऊपर आप लोग देखें एक एपोस्ट्रोफी या डैश जैसा लगा हुआ है, W स्मॉल है ये, ठीक है। एक W का हम प्रयोग हम पहले ही कर चुके हैं।
स्मॉल का भी और कैपिटल का भी, यहाँ पर स्मॉल के साथ में और एक डॉट लगी हुई है जिसको हम एपोस्ट्रोफी कह सकते हैं या डॉट कह सकते हैं, कुछ भी। इसका मतलब होता है पतझड़ में अधिकतम वृष्टि, अतः जो पतझड़ की जो ऋतु होती है उसमें यदि अधिकतम वृष्टि हो तो उसे हम डब्ल्यू डैश से व्यक्त करते हैं। फिर है आपका दूसरा एब्रिविएशन है डब्ल्यू और 2 बार डैश लगे हुए हैं या 2 आपके एपोस्ट्रोफी लगे हुए हैं। इसका मतलब होता है 2 अधिकतम वर्षा वाले मौसम, अर्थात 2 मौसम हैं और जिनके बीच में 2 शुष्क मौसम हो, है ना। विश्व में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा 2 बार होती है। जैसे यदि हम भारत की यदि बात करें तो भारत में जो बृहद वर्षा का जो समय है वो आपका, जिसको हम वर्षा ऋतु कहते हैं, वो ग्रीष्मकाल के बाद में और शीतकाल के मध्य में होता है। अर्थात वर्षा का जो काल है वह एक ही है, लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर 2 अधिकतम वर्षा वाले मौसम होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उनके बीच में 2 शुष्क मौसम भी होंगे, तो उसको हम डब्ल्यू और डैश डैश से व्यक्त करते हैं। उसके बाद में देखें आई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्मॉल आई है, इसका मतलब होता है सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे महीनों का तापांतर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम। तो देखें, ये आई का मतलब तापांतर से लिया जाता है कि सबसे जो गर्म महीना है और सबसे जो ठंडा महीना है उनका भी तो तापांतर है वह 5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, हम तापमान वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। ये ज़्यादातर एब्रिविएशन उनके ये प्रयोग में लिया जाता है जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं जहाँ पर तापांतर कम पाए जाते हैं, या फिर ये बिल्कुल ही बहुत ही ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त होता है जहाँ पर सालों भर और जो तापमान है वो लगभग एक समान रहते हैं। उसके बाद में देखें जी, स्मॉल जी, इसका प्रयोग जो है, स्मॉल जी का प्रयोग भारत के जो वर्गीकरण के अंतर्गत भी कोपेन महोदय ने किया। खास करके गंगा का जो मैदान का जो क्षेत्र है उसके जो लिए जो जलवायु प्रदेश निर्धारित किया गया वो उन्होंने CWG कहा है, जिसको हम भारत के भूगोल में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जी का मतलब जो उन्होंने लिया उसका मतलब है वर्षा के पहले सबसे गर्म मौसम। तो देखें, बिल्कुल ये अपने यहाँ की विशेषता है, जब अपने यहाँ वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है तो उससे पहले सबसे गर्म मौसम होता है पूरे साल भर का। तो ये कुछ तीसरी कैटेगरी के एब्रिविएशंस प्रयोग में लिए। उसके बाद में देखें आप लोग, ये तो थे ए जलवायु में प्रयुक्त होने वाले। अब हम देखें बी जलवायु में प्रयुक्त होने वाले कौन से वर्ण हैं। तो बी में लगभग एक ही प्रकार प्रयुक्त किया जाता है और वह है स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब होता है न्यूनतम कोहरा, मतलब जब कोहरा बहुत न्यूनतम होगा। उसके बाद में आप लोग देखें तो सी जलवायु में जो प्रयुक्त अन्य अक्षरों का जो तात्पर्य है वह क्या है। तो सी जलवायु के जो अंतर्गत हैं उसमें आप लोग देखें ये स्मॉल ए, बी और सी इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं। खास करके स्मॉल ए का मतलब होता है उष्ण ग्रीष्मकाल। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखें, ग्रीष्मकाल तो होता है लेकिन उष्ण ग्रीष्मकाल का मतलब है कि तापमान बहुत अधिकतम पाए जाते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, तो लिखा है यहाँ पर कि उष्णतम जो महीना है उसका औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होता है। तो आप लोग देखें कि औसत तापमान तो हो सकता है 18 डिग्री से कम हो, तो तभी तो हम उसको सी जलवायु कहेंगे। लेकिन ग्रीष्मकाल का जो तापमान है, जो उसका सबसे उष्णतम महीना है, उसका औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो जाता है या होता है। इसी प्रकार से देखें बी जलवायु, इसमें होता है सर्द ग्रीष्मकाल। सर्द ग्रीष्मकाल का मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ग्रीष्मकाल का जो तापमान है वह कम रहता है। तो इसका तात्पर्य यही है कि उष्णतम महीने का औसत तापमान, जो सबसे गर्म जो महीना है उसका तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम रहता है। तो उसे हम स्मॉल बी से व्यक्त करते हैं। उसके बाद में देखें सी की यदि हम बात करें तो इसका मतलब होता है सर्द लघु ग्रीष्मकाल। सर्द लघु ग्रीष्मकाल का मतलब यही है कि 4 महीने से कम समय में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है। मतलब 4 महीने से ज़्यादा महीने होते हैं जिनमें जो तापमान है वह 10 डिग्री से भी ज़्यादा रहता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सी जो जलवायु है उसके अंतर्गत भी हमने जो ग्रीष्मकाल का जो तापमान है, जो सबसे उष्णतम जो महीना है, उनके तापमान के आधार पर और इनके 3 जो हमने प्रकार निर्धारित किए हैं, ए, बी और सी। ए उष्ण ग्रीष्मकाल, बी सर्द ग्रीष्मकाल और सी सर्द लघु ग्रीष्मकाल। तो इनका जो प्रयोग है वह सी जलवायु में ही प्रयुक्त किया जाता है। तो सी में कोई सी भी हो सकती है, CW हो सकती है, CS हो सकती है। तो उनमें से इन तीनों की जो स्थानीय रूप में विशेषताएं होंगी उनको हम प्रयोग में इस प्रकार से ले लिया जाता है। उसके बाद में अब हम देखें डी जलवायु। डी जलवायु में जो प्रयुक्त किया जाता है लेटर वह है आपका
सबसे ठंडे महीने का जो तापमान है वह -38 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी कम होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने यही बताया कि जो डी जलवायु है उसमें जो तापमान है वो 0 और 10 के बीच में होते हैं, लेकिन यदि सबसे जो ठंडा महीना औसत बताया था वहाँ पर, लेकिन यदि सबसे ठंडे महीने का तापमान यदि -38 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी कम होता है तो उसे हम डी जलवायु कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देखें, ये तीसरे प्रकार के कैटेगरी के एब्रीविएशंस का भी कोपेन महोदय ने प्रयोग किया। इन जो तीसरी कैटेगरी के एब्रीविएशंस हैं इनमें से कभी ना कभी कोई ना कोई किसी ना किसी एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो आपको इनके जो क्या इनका तात्पर्य है, क्या इनका मतलब है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि जब विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया है, विश्व के स्तर पर बड़े बड़े जो जलवायु खंड बनाए, जलवायु प्रकार बनाए, उनमें इन तीसरे कैटेगरी के एब्रीविएशंस का प्रयोग नहीं किया गया है। इन एब्रीविएशंस का प्रयोग किसी देश या किसी छोटे क्षेत्र, किसी राज्य की जलवायु के अंतर्गत ही किया गया है, या किसी की विशेषीकृत जलवायु यदि बताई जाती है तब ही इस प्रकार के इन तीसरे कैटेगरी के जो एब्रीविएशंस है उनका प्रयोग किया जाता है। तो अब हम कंक्लूज़न के रूप में हम ये कह सकते हैं कि देखें, हमने स्टार्टिंग में देखा कि कोपेन ने और कैंडोल के जो वनस्पति मंडल थे उनके आधार पर, तापमान के आधार पर 4 और वर्षण के आधार पर 1, कुल इस प्रकार से विश्व की जलवायु को 5 प्रमुख समूहों में विभक्त किया और उन समूहों में प्रमुख रूप से उनको 11 जलवायु प्रकारों में विभक्त किया है। अर्थात उन 5 प्रमुख जो समूह हैं उनके अंतर्गत जो हैं वे अलग अलग जो विशेषताओं में बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, ऐसे तो इनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन विशेषताओं में बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग हैं। उस प्रकार के उन्होंने पूरे विश्व में 11 जलवायु प्रकारों का निर्धारण किया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो कोपेन का वर्गीकरण है ये बहुत ही जो सामान्य जो जलवायु के घटक हैं, आधार हैं, उनको आधार बनाया इन्होंने, वर्षा को और तापमान को। इसी कारण से जो कोपेन का जो वर्गीकरण है ये बिल्कुल भी क्लिष्ट नहीं है। और जब भी हम विश्व के जलवायु प्रदेशों की बात करते हैं या जलवायु प्रदेशों के बारे में पढ़ते हैं तो ज़्यादातर हम कोपेन की ही वर्गीकरण की योजना का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम आगे की क्लास में भी पढ़ेंगे, हम विश्व के और इनके आधार पर जो जलवायु प्रदेश निर्धारित किए गए हैं उनको विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। या उन्होंने जितने प्रमुख प्रकार बताए हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, वर्षा कितनी होती है, तापमान कितना पाया जाता है। तो देखें, आप स्वयं देखेंगे कि वो जो तापमान और जो वर्षा है जो इन्होंने बताया है कोपेन ने अपने वर्गीकरण के अंतर्गत, उसी के अंदर हो गई। जैसे कि हम एक उदाहरण के लिए ले लें कि यदि हम पढ़ेंगे जैसे कि उष्ण कटिबंधीय और आर्द्र जलवायु, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु के जो क्षेत्र हैं वो AF के अंतर्गत आते हैं। AF, तो वो हम देखेंगे कि वो जलवायु कहाँ मिलती है, तो वो भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में मिलती है AF जलवायु। तो A का मतलब ये है कि हम यहाँ पर वो भी देखेंगे कि A का मतलब इन्होंने बताया कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान अधिक होना चाहिए औसत रूप में। तो देखें पूरे वार्षिक, तो आप लोग देखेंगे कि वास्तव में जब उन विशेषताओं में देखेंगे तो उनका तापमान आपको 18 से अधिक ही मिलेगा। F का मतलब है कि वो ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पर वर्षा पूरे सालों भर हो रही होगी, और हम सब जानते हैं कि भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में पूरे सालों भर वर्षा होती ही है। तो इस प्रकार से देखें कि बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो इनके आधार पर हम नेक्स्ट आगे की जो क्लासेस हैं उनमें को विश्व के जो जलवायु प्रदेश हैं उनका हम विस्तृत रूप में उनके विशेषताओं में अध्ययन करेंगे। वनस्पति किस प्रकार की मिलती है वहाँ पर, और जो जलवायु के अन्य जो दशाएं हैं वो किस प्रकार की होती हैं, क्या उनके लिए और कोई अलग अन्य प्रकार के नामों का प्रयोग किया जाता है, तो उन सब के बारे में हम विस्तृत रूप में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की जो एक क्लास है वो यहीं पर ही समाप्त होती है। हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।